हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर न्यू फिजिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके ऑनलाइन अकेडमी या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। या ऊपर आई बटन को क्लिक करके आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज आने जाए आप देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, आज टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चों, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डायमेंशन के बारे में डिटेल्ड पढ़ा था। वह डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमारे कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो, उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करें बच्चों, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखिए बच्चों, डायमेंशन की बहुत सारे एप्लीकेशन है। मतलब जो अप्रोक्सीमेटली हमारे बुक में 4 लिखे हुए हैं, मैं 4 समझाऊंगा। वैसे उसके बाद में लिमिटेशन भी पढ़ेंगे डायमेंशन की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए मुझे ये क्या कह रहा है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो बच्चों इनकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद में एक लेक्चर में आपको डायमेंशन की एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो एमसीक्यूज आप तब सॉल्व कर सकेंगे जब आपको फर्स्ट लेक्चर जो मैं प्रीवियस पढ़ा चुका हूं और आज का लेक्चर जो पढ़ा रहा हूं, ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको अच्छी तरह समझ आ गया, तो आप उसकी एमसीक्यूज बहुत आसानी से कर पाओगे। तो चले देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमें क्या कह रहा है, ये टॉपिक, इसका मतलब क्या है। देखिए ये कह रहा है ईच टर्म या एवरी टर्म, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है ईच, एक मिनट, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन in a given equation, in a given equation। बस ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन है किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो चलिए बच्चों मैं आपको अभी समझाता हूँ। बस ये क्या कह रहा है, बस ये कह रहा है कि हमारे पास कोई इक्वेशन, हमें फिजिक्स का कोई फार्मूला गिवन हो, फिजिक्स का कोई इक्वेशन गिवन हो, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे, क्या होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे उन सारों टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन। जितने भी टर्म्स होंगे सारों के डायमेंशन सेम होंगे। किसी भी हमारे पास फार्मूला गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उन सारों के डायमेंशन क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, सेम होंगे। कैसे, चलो एग्जांपल समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको। चलिए स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, s इक्वल टू, आपको याद होगा, ut प्लस हाफ at²। तो बस ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, कहीं तो आप पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। तो ये इक्वेशन है ut प्लस हाफ at²। देखिए बच्चों, ये इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म तो हमारे पास ऐसे ये टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, कितने टर्म बताओ, शाबाश। देखिए बच्चों मैं यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये। इस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म है। जो तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होंगे, जो डायमेंशन इसका होगा वो इसी का होगा, वो इसी का होगा। इसका मतलब बच्चों कह रहा है कि भाई कोई इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन सारों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे, चलो एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे एस का डायमेंशन क्या होगा, याद रखना, एल आपको पता है, ऐसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, मीटर है तो डायमेंशन एल रखेंगे। यहाँ पे u इंटू टी का डायमेंशन क्या होगा, इसमें आपको होगा इसका डायमेंशन भी हमारे पास एल है। कैसे, देखिए बच्चों मैं अगर समझाऊं आपको, बच्चों ये हमारे पास जो क्या वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका डायमेंशन होगा एल अपॉन टी। आपको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल अपॉन टी। तो ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। तो टी टी से क्या क्या बचा, डी से बताओ, शाबाश, यहाँ पे एल बचा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे डायमेंशन है, यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, और यहाँ देखें, लेकिन अगर यहाँ बात करें कि हमारा 80, ये क्या होगा, आपको पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल अपॉन स्क्वायर, इसके ऊपर एल अपॉन टी पे स्क्वायर। तो अगर ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या है डियर स्टूडेंट्स,
आप कहोगे टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी और यहाँ स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर आएगा और ये इससे कैंसिल और एल, इसका मतलब देखिए डियर स्टूडेंट्स है यहाँ पे क्या आया है, एस का डायमेंशन बी एल आया है, यूटी का डायमेंशन एल आया है और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एल आया है। इसका मतलब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो स्टेटमेंट कह रहा है वो बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि भाई कोई इक्वेशन है उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उन सारों टर्म्स की डायमेंशन क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, सेम होंगे। ओके डियर, तो बात समझ आ गया मेरे ख्याल में आपको। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल लेने के लिए चलें, यहाँ मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें चलें बात करें दूसरे एग्जांपल की। देखिए इसमें बात कर रहे हैं हम v इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा u प्लस ए टी, तो जो ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए बच्चों जो हमारे पास ओल्ड बुक था फिजिक्स का क्लास फर्स्ट ईयर का, उसमें लिखा होता था vf, कैसे लिखा होता है उसमें लिख रहा हूँ, उसमें लिखा होता था vf इज इक्वल टू vi प्लस ए टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम vi से लिखते थे और फाइनल वेलोसिटी को हम vf से लिखते थे। लेकिन अभी जो न्यू बुक आया है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं। तो मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक में जो जो चीजें लिखी हूँ उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या, मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट क्या है, शाबाश पढ़ो यहाँ पे स्टेटमेंट, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन, जितने भी टर्म्स होंगे उन सारों की डायमेंशन सेम होंगे। तो बच्चों इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो इसी का होगा, वो इसी का होगा, मतलब तीनों का डायमेंशन सेम होगा। बिल्कुल बच्चों यही तो कह रहा है। कैसे, चलो एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए मुझे ये आपको पता है कि हमारे पास क्या है, इसमें बताओ शाबाश कमान। आप कहोगे भाई ये तो वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब इसका डायमेंशन होगा l अपॉन t होगा, l अपॉन t होगा, बिल्कुल सही है भाई। ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन l अपॉन t होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कहोगे भाई ये a t है, मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता है l अपॉन t स्क्वायर है और यहाँ t है, t का डायमेंशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बताओ। आप कहोगे भाई ये हमारे पास t हो गया, एक टी से गया, क्या बचा l अपॉन टी, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन बताओ शाबाश। इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, क्या तीनों का डायमेंशन सेम आया है। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन इन अ गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हमें गिवन होगा उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उन सारों की डायमेंशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सेम होगा। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारा एक एग्जांपल है f into t इज इक्वल टू, आपको याद होगा mvf तो ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इंपल्स का इक्वेशन है बच्चों, f into t इज इक्वल mvf मींस mvi। तो यहाँ पे जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा और वही इसका भी होगा डियर स्टूडेंट्स। ऐसे डियर स्टूडेंट्स जो डायमेंशन इसका होगा तो वो इसका होगा, वही इसका होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है हमें। क्या वाकई ऐसे ही है? चलिए इसको निकाल के देखते हैं। इसमें मुझे बताओ शाबाश, जो आप लोग भाई फोर्स का डायमेंशन हमें याद है m(l(t)-2, तो सही है बिल्कुल। आपको टाइम की जैसे एक टी आया यहाँ पे, सही है बिल्कुल। हम बोलेंगे भाई अभी यहाँ बताओ, आपको भाई यहाँ पे हमें पता है मास की वजह से कैपिटल एम आएगा और वेलोसिटी का हमें पता है उसका है L(t)-1, बिल्कुल सही आपने कहा भाई। यहाँ बताओ, यहाँ पर आपको भाई जो मास है उसका कैपिटल एम होगा, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन तो L(t)-1 है। तो भाई देखिए यहाँ पे L(t)-1 बिल्कुल सही, यहाँ पे L(t)-1 बिल्कुल सही। यहाँ पे जैसे देखिए t एक आया, ये प्लस का ये माइनस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा mLt-1। तो बच्चों देखें इस टर्म का डायमेंशन देखें, इस टर्म का डायमेंशन देखें, इस टर्म का डायमेंशन देखें, तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है। तो बच्चों यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात समझ आ गया। आज की बात आपसे कोई पूछे भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है, वो जो आपसे पूरी उसका स्टेटमेंट पढ़ के एक से दो एग्जांपल उसको समझाओ, वो बिल्कुल समझ जाएगा। वो कहेगा भाई बिल्कुल यही है, क्योंकि बच्चों डेफिनेशन क्या है, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन अ गिवन इक्वेशन। कोई इक्वेशन हमें गिवन होगा उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उन सारों की डायमेंशन सेम होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें से दूसरा एक डेफिनेशन है, चलिए वो भी समझाता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे रख करके यहाँ पे समझाता हूँ आपको। दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो वो कह रहा है कि हमारे पास जो कह रहा है कि वही ऐड, क्या कह रहा है, जो वो कह रहा है वही ऐड आर सब्सट्रैक्ट। वो कह रहा है भाई हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। ऐड मतलब बच्चों
ऐड करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। देखिए मुझे ये तो आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, चलिए समझाता हूँ। देखिए मुझे ये कह रहा है कि भाई हम ये जो एक डेफिनेशन ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, दूसरा डेफिनेशन ये भी है, दोनों डेफिनेशन बहुत आसान है, आप समझाओगे। मुझे ये कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं कहूँ भाई ये 3 मार्कर है मेरे पास, इसका मास 6 ग्राम, इसका भी 6 ग्राम, इसका भी 6 ग्राम, टोटल कितना मास हुआ है आपको भाई, टोटल होगा 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी मास की बात कर रहे हैं, इसकी मास की बात कर रहे हैं, इसकी मास की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों मास है, सेम क्वांटिटी है, तो ऐड होंगे। क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर इस तरह मैं कहूँगा भाई सब्सट्रैक्ट करने की बात आए तो आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी है। तो मैं कह रहा हूँ भाई हमारे पास करंट 4 एम्पियर है और 6 एम्पियर है, टोटल करंट कितना होगा आपको भाई 10 एम्पियर, क्या होगा 10 एम्पियर होगा। तो इसका मतलब आप ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं कहूँ भाई ये हमारे पास मार्कर है, इसका मास 6 ग्राम है और टेम्परेचर आज 40 सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना होगा, क्या ये आपस में ऐड होंगे स्टूडेंट्स, क्या ये आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे। भाई इसका तो फिजिक्स में कोई माना ही नहीं है, इसका तो कोई फिजिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिसिमिलर क्वांटिटी आपस में ऐड होंगे, क्या कभी भी नहीं होंगे। यही बात कह रहा है कि भाई आप सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सेम क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी के साथ ऐड भी नहीं कर सकते। मुझे यही कह रहा है, बात समझ आ गया मुझे मेरे ख्याल में आपको। तो जो यही हमारे पास क्या था, ये था स्टेटमेंट ऑफ इसका बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बेस पे मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूँ, देखिए कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर दे रहे हैं। तो चले बच्चों एमसीक्यू लिखते हैं। लेकिन इस जो एमसीक्यू हमारे पास है वो बहुत आसान एमसीक्यू है, जो क्या है वो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है, देखिए वो है v इज इक्वल a t प्लस b अपॉन t प्लस c। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन है। तो बच्चों ये इक्वेशन ये गिवन है। तो बच्चों में कह रहा है भाई बताओ a का b का c का डायमेंशन क्या होगा। तो बच्चों देखिए बताओ, शाबाश। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या क्या हो सकता है बच्चों। देखिए बच्चों आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताएं, फिर मुझे पता चलेगा कि आप रियल में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a लिख रहा हूँ, b लिख रहा हूँ, c लिख रहा हूँ, d लिख रहा हूँ। मुझे एक मैंने लिखा क्या, मुझे एक मैंने लिखा LT-1, ओके, और बच्चों दूसरा मैंने लिखा है L, तीसरा मैंने लिखा है T। बच्चों ऑप्शन ए हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन बात करते हैं LT-2 L स्क्वायर T-1, दूसरा बात करते हैं LT-1 L क्यूब T-2 और D है NOT। देखिए बच्चों आप सॉल्व करके बताएं भाई a का डायमेंशन क्या होगा, b का क्या होगा, c का क्या होगा। तो बच्चों इस तरह की एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एमडी के डीकेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यूज करके आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं इसका। इसके अलावा एक बच्चों इक्वेशन आपकी बुक में गिवन है, वहाँ पे भी कह रहा है कि भाई ए बी सी का निकालें, डायमेंशन निकालें या यूनिट निकालें, वो भी निकालेंगे। तो चलें नेक्स्ट बात देखिए, जैसे अगर आपने सॉल्व किया तो आप अपना ऑप्शन कमेंट करें, मुझे पता चले कि आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट के कौन सा ऑप्शन जो है फाइंड किया। चलें बच्चों यहाँ बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर बात किया जाए जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा, यही है। ये तो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कह रहा है कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो इसी का होगा, वो इसी का होगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा था कि भाई जितने भी हमारे पास टर्म होंगे उन सारों का डायमेंशन सेम होगा। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ तो आपको भाई डायमेंशन बहुत आसान है, यहाँ तो L/T होगा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। एक मिनट इसमें देखो क्या आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। हाँ स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो ये L/T आ गया हमारे पास। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप कहोगे भाई यहाँ पे L/T आना चाहिए। ओके सर यहाँ पे L/T, यहाँ पे L/T मतलब डायमेंशन का L/T आना चाहिए। तो जो आप कहोगे भाई इसका डायमेंशन ये होगा, इसका मतलब L अगर हम ऐसे लिखें LT, देखो जो L ऐसे लिखें, एक मिनट
इसमें अगर आप कहोगे ए हम ऐसे लिखें एल अपान टी पे स्क्वायर लिखें और यहाँ पे क्योंकि टी है, टी की वजह से एक टी आएगा, टी टी से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा एल अपान टी बचा, क्या बचा एल अपान टी, तो आ गया। तो इसका मतलब बच्चों हमने ए की जगह डायमेंशन क्या रखा, आपको ए की जगह हमने रखा है एल अपान टी स्क्वायर, क्या रखा है स्टूडेंट्स एल अपान टी स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे लिखिए साइड पे ए का डायमेंशन एल टी माइनस 2 आएगा, जो ऊपर लेके जाओगे तो एल टी माइनस 2 होगा। तो बच्चों देखिए मुझे बताओ अभी, देखिए मुझे टाइम है, ये टाइम है, ओके, ये मुझे सी है, देखिए आपस में ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। तो बच्चों मुझे बताओ दो क्वांटिटी आपस में ऐड कब होंगे, जब वो सेम होंगे तब तो ऐड होंगे। तो इसका मतलब टी का हमें पता है डायमेंशन कैपिटल टी है, तो जब इससे ऐड हो रहा है इसका मतलब इसका भी होगा कैपिटल टी। तो बच्चों सेम क्वांटिटी आपस में ऐड हो सकते हैं, अपोज मतलब डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब टाइम का जो टाइम है वो यही है, इसका मतलब सी का भी हमने डायमेंशन निकाला है, सी का हमने क्या डायमेंशन आया है आपको, सी का जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास क्या डायमेंशन आ गया आपको वो टी आ गई, बिल्कुल सही है। अभी मुझे बताओ कि जो हमारे पास बी है उसका डायमेंशन क्या होगा, शाबाश कम ऑन डियर स्टूडेंट्स। तो आप कहोगे भाई हमें यहाँ पे सारे टर्म जितने पूरा टर्म है इसका डायमेंशन और कुछ नहीं आना एल अपान टी आना चाहिए और कुछ नहीं, अगर एल अपान टी आना चाहिए तो इसका ये हो सकता है हमारे पास क्या हो सकता है कि बी का अगर हम एल रखें एल रखें और नीचे टाइम है टाइम का टी रखें और सी की जगह पे हम टी रखेंगे तो जो एल अपान 2t होगा, फिर 2 आपको पता है नंबर है, नंबर का कोई वास्ता नहीं है, तो ये एल अपान टी आ गया, सारे का एल अपान टी आ गया। तो वो जो इसका मतलब जो बी है उस बी की जगह आपने और कुछ नहीं रखा एल रखा आपने क्या रखा और कुछ नहीं रखा एल रखा। देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ए का डायमेंशन निकाला है, बी का भी निकाला है, सी का भी निकाला है। तो जो अभी ऑप्शन चेक करें, जो देखा अभी ऑप्शन चेक करें ऑप्शन कौन सा होगा, तो जो आप कहोगे भाई ऑप्शन ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये एल टी माइनस 1 है, लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन जो है वो एल टी माइनस 2 है ए का। दूसरा देखें बच्चों दूसरा में एल टी माइनस 2 और बी का देखें बी का एल है और सी का टी है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो हमारे पास क्या होगा इसमें डी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई भी ऑप्शन हमें गिवन नहीं है। तो अगर ऑप्शन गिवन होता तो हम इस तरह गिवन होता ये एल टी माइनस 2 होता सबसे पहले, फिर हमारे पास टी होता सॉरी बी, जो ए बी की अकॉर्डिंग लिखना है तरतीब से लिखना है, फिर एल होता फिर हमारे पास टी होता। तो ये हमारे पास क्या है समझिए बच्चों, ये हमारे पास का ए बी सी का आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास देखें ये हमारे पास ए का आ गया, ये ए का है याद रखें, ये बी का आ गया, ये हमारे पास सी का आ गया। तो बच्चों देखें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हमने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया। तो चलें बच्चों दूसरा देखते हैं, देखिए मुझे दूसरा क्या कह रहा है, चलो हम बात कर दूसरे की बात करते हैं। लेकिन मैं वो यहाँ पे कराता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी, क्या सी टी स्क्वायर। और ये कह रहा है कि दोबारा हमें यही सवाल कह रहा है बताओ भाई a का डायमेंशन क्या होगा, b का क्या होगा, c का क्या होगा। बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास इक्वेशन ये आपकी बुक का इक्वेशन है, वहाँ पूछ रहा है भाई बताओ ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। तो चले बच्चों निकालें, मैंने अभी आपको ये पूरा निकालना सिखाया, कंप्लीट निकालना सिखाया कैसे निकाला जाता है। बच्चों सिंपली हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की प्रिंसिपल यूज करते हैं और निकालते हैं कैसे, जैसे चलो मैं समझाता हूँ। इसमें मुझे बताओ y क्या है, बताओ आपको एक मिनट बताता हूँ आपको। y इसमें हमारे पास डिस्टेंस है, y क्या है डिस्टेंस। तो जो आपको डिस्टेंस है इसका मतलब डायमेंशन क्या होगा l होगा, यूनिट मीटर होगा डायमेंशन l होगा। अगर इसका l है इसका भी l होना चाहिए, इसका भी l होना चाहिए, सारे का सारा टर्म का इसका भी l होना चाहिए, क्योंकि बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कह रहा है ना हमें जितने भी टर्म्स होंगे सारों के डायमेंशन सेम होंगे। इसका मतलब a तो हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, a का तो l आ गया, क्या आ गया बच्चों a का बताओ शाबाश, उसमें यहाँ लिख रहा हूँ a का क्या आ गया, a का तो l आ गया। चलिए बात करते हैं b का। तो बच्चों b का क्या हो सकता है, जो आप कहोगे भाई b का अगर हम यहाँ पे l अपॉन t रखें और ये एक t है, ये t से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास l बच जाएगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, तो l बच गया। जो आप कहोगे b का तो हमारे पास l अपॉन t आया। तो बच्चों अभी बताओ c का क्या हो सकता है, जो आप कहोगे c का हमें यहाँ पे l चाहिए,
हमें सी की जगह यहाँ पे पूरा टर्म क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, डायमेंशन एल होना चाहिए। अगर एल चाहिए तो आप कहोगे भाई ये ऐसे करें, जो सी है इसकी जगह में एल अपॉन टी स्क्वायर रखें, क्योंकि उसके साथ टी स्क्वायर मल्टीपल हो रहा है, इसका डायमेंशन टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर से कैंसिल, दोबारा एल आ गया। इसका मतलब जो सी का भी हम निकाल चुके हैं वो है एल अपॉन टी स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह डायमेंशन निकाले जाते हैं। तो वो जो यहाँ पे हमने ए का भी निकाला, बी का भी निकाला, सी का भी निकाला। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए मैंने आपको 2 एमसीक्यू भी करवाए और साथ मेरा पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप इसको नोट करें ताकि मैं इसको इरेज करके हम पर सेकंड एप्लीकेशन तरफ मूव करें, जो कि है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन उसे करेक्टनेस चेक करते हैं। तो चलें डियर स्टूडेंट्स सेकंड एप्लीकेशन तरफ। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हमारे पास करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है वो पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है वो इक्वेशन सही है या गलत है, लेकिन फिर भी अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस पता है, आपको डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन पढ़े हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं वो इक्वेशन सही है या गलत है। क्योंकि वो जो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा इक्वेशन गलत है कौन सही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हेड डालें टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होगा, उसकी करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो वो जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, ये है टॉपिक। चले बात करते हैं इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या क्या है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगा, उस इक्वेशन वो इक्वेशन सही है या गलत है। इसमें अगर हमें याद भी नहीं है फिर भी हम बता सकते हैं वो इक्वेशन सही है या गलत है। कैसे डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल आए तो हम कहेंगे भाई हमारे पास ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर दोनों इक्वल आपस में नहीं आए तो हम कहेंगे भाई ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ और आपको सॉल्व करके बताना है मुझे कौन सा इक्वेशन सही है कौन सा इक्वेशन गलत है। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ। चले लिखता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा इक्वेशन है वो है s इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ एटी स्क्वायर। तो उसमें आप क्यूब लिखा है। एक दूसरा इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ s इक्वल टू रूट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए जैसे मैंने 2 इक्वेशन लिखी। देखिए सर मुझे बताओ ये इक्वेशन सही है ये इक्वेशन सही है। तो आप ऐसे कंसीडर करें कि आपने इक्वेशन पढ़ाया ही नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है ये इक्वेशन करेक्ट है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम सिंपली डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम आए तो हम कहेंगे वो इक्वेशन सही है। और जिसकी डायमेंशन दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आए हम कहेंगे वो इक्वेशन भाई गलत है। सिंपल यही है। तो चलिए निकालते हैं। जो यहाँ पे निकालेंगे तो एस का तो आपको पता है एल आएगा, ये तो हर एक को पता है एल आएगा। ओके अगर यहाँ पे निकालें तो वेलोसिटी का आपको एल अपॉन टी है, तो टाइम क्या आएगा, टाइम का भी हमारे पास टी आएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया प्लस, क्योंकि बच्चों हमारे पास नंबर का डायमेंशन से कोई बात नहीं है तो 1/2 को हम इग्नोर करेंगे। बाकी यहाँ क्या आएगा, चाहो यहाँ पे एल अपॉन क्या आएगा टी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन का एल टी स्क्वायर होता है, एल पर टी स्क्वायर ये हमारे पास है। और बच्चों हमारे पास क्या है, ये आप देख रहे हो हमारे पास ठीक है क्यूब है तो हम क्यूब देंगे। तो बच्चों हमने ये दिया है। तो बच्चों यहाँ इस तरफ तो एल आया है, तो जो इस तरफ क्या करते हैं टी से कैंसिल हो गया, यहाँ भी एल आ गया प्लस टी से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक टी बचा। क्या बचा, एक टी बचा। ये हमारे पास डायमेंशन आ गया। तो बच्चों देखें इस साइड हमारे पास सिर्फ डायमेंशन कैपिटल एल है, क्या इस तरफ एल है और कुछ टर्म नहीं है, नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे एल तो है लेकिन टी भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना, यहाँ पे एल होना चाहिए था, यहाँ पे एल होना चाहिए था। फिर हम कहते भाई हमारे पास ये इक्वेशन करेक्ट है, यहाँ पे टी भी है। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट है, ये इक्वेशन गलत लिखा हुआ है। कैसे गलत लिखा हुआ है, चलो मुझे यहाँ देखते हैं क्या इक्वेशन ये सही है। ये तो पता चला हमें इक्वेशन सही नहीं है गलत है। कैसे पता चला बच्चों, हमने डायमेंशन निकाला, हम डायमेंशन निकाल के पता चला भाई ये इक्वेशन हमारे पास क्या है गलत है।
तो इस सब चले बच्चों देखें, इसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपको कि भाई एल का एस का तो एल होगा, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका हमारे पास एल टी होगा, यहाँ पे टाइम की वजह से टी आएगा, यहाँ पे नंबर का कोई वास्ता नहीं है, डायमेंशन उसको इग्नोर करें, और एक्सेलरेशन का एल टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर, इसका मतलब टी स्क्वायर आएगा। तो जो यहाँ पे टी से कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से कैंसिल होगा, आपको यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे एल आ गया, क्योंकि टी स्क्वायर कैंसिल। आपको भाई इनको अगर करें, ये एल आ गया, ये आ गया, 2l आ गया, क्या गया 2l। आपको भाई नंबर का डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब इसको इग्नोर करो, खत्म करो, ये आ गया l इज इक्वल टू l, इसका मतलब दोनों साइड डायमेंशन सेम आ गया। तो अगर डायमेंशन दोनों साइड सेम आएगा तो हम कहेंगे वो इक्वेशन करेक्ट है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है और ये इक्वेशन गलत। बात समझ आ गया है? तो इस तरह डियर स्टूडेंट हम चेक करते हैं कोई इक्वेशन सही है या गलत है, माने इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं, हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, हमारे पास क्या दूसरा हमारे इक्वेशन f * t इज इक्वल टू mvf - mvi। तो चलिए हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखते हैं क्या डायमेंशन दोनों साइड सेम है, अगर सेम होगा तो इक्वेशन करेक्ट, अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन क्या होगा, रॉन्ग होगा, करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखो आप कहोगे भाई फोर्स का तो हमें टाइम पता है, वो एल टी माइनस 2 है, और टाइम का पता है, टाइम का हमने टी रखा, ये यहाँ पे हो गया। और इस तरफ हमें पता है कि मास का डायमेंशन कैपिटल एम आएगा, और हमें ये पता है वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। बोला सही है बिल्कुल। और ये इस तरफ आप कहोगे भाई यहाँ पता है, यहाँ पे क्या होगा, आपको भाई मास का डायमेंशन कैपिटल एम होगा और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, यही होगा कि वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप कहोगे भाई ये t माइनस 2 है, इसकी पावर 1 ऊपर है प्लस का, तो इस मतलब 2 में से 1 आ जाए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m l t माइनस 1 बचेगा। इसमें इस तरफ क्या आ गया, इसमें m l t माइनस 1 आ गया, इस तरफ क्या आ गया इसमें m l t माइनस 1 आ गया। तो इसमें ये हमारे पास डायमेंशन है। तो देखिए मुझे इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। लेकिन इसमें डायमेंशन आपस में सब्सट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप कहोगे ये इससे कैंसिल होगा बस खत्म हो गया, इस तरह कुछ बचा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। डायमेंशन में याद रखें बस ये क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 1 था, इस तरफ हम सिंपली एक लिखेंगे एम एल टी माइनस 1। क्या इक्वेशन स्टूडेंट ये करेक्ट है, बताओ शाबाश कमान। आप कहोगे बिल्कुल ये इक्वेशन सही है, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ml - 1 इस साइड का और इस साइड का दोनों साइड के डायमेंशन सेम आ गए हैं। जब दो साइड के डायमेंशन सेम आएंगे हम कहेंगे भाई वो इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और निकालते हैं। तो दूसरा जो निकालने वाला है वो हम निकालते हैं का टाइम पीरियड का वाला इक्वेशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए उसकी बात करते हैं। लेकिन आपको याद होगा हमारे पास क्या है, t is equal to under 2 pi l upon g, ये हमारा एक इक्वेशन है। तो मुझे यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या इस साइड डायमेंशन सेम आएगा, अगर सेम आ गया तो स्टूडेंट हम कहेंगे भाई ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर सेम नहीं आया हम कहेंगे भाई ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं, नंबर का कोई वास्ता नहीं है, इसका मतलब 2 पाई को आप इग्नोर करें, यहाँ सिंपली आप रखें t is equal to l upon जी, एल अपन जी जो नंबर का वास्ता नहीं है डायमेंशन से, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी होगा, तो ये आप कैपिटल टी रखें। लेकिन इसका हम यहाँ पे लिखते हैं एल का क्या होगा, जो एल का आपको लेंथ है मतलब कैपिटल एल होगा, और जी का एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एल बताओ टी माइनस 2 होगा, इसमें आपको याद होगा एल टी माइनस 2। तो ये ऐसे ही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल मुझे ये क्या है इसमें बताओ शाबाश, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डायमेंशन एल टी माइनस 2 होता है। इसमें एल से कैंसिल हो गया, t माइनस 2 यहाँ किसका है, माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो आप कहोगे भाई ये t आ गया, ये इस तरफ हमारे पास जो अंडर रूट p है, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर 2t आया, क्योंकि माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है। तो बच्चों स्क्वायर है, तो आपको पता है कि स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स, t बचा, और यहाँ डेज क्या बचा, आपको ये t बचा। क्या स्टूडेंट्स ये इक्वेशन करेक्ट है, कम ऑन बताओ शाबाश डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट है इक्वेशन नहीं, आपको ये बिल्कुल सही इक्वेशन करेक्ट है। क्यों, स्टूडेंट्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम आ गए हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन 100% करेक्ट है। देखिए कभी कभार इस इक्वेशन को
काफी सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इस क्वेश्चन कभी बार ऐसे लिखते हैं, तो बच्चों याद रखिए ये क्वेश्चन सही नहीं है। टी इज इक्वल टू लिखते हैं जी अपॉन एल, तो बच्चों ये क्वेश्चन है 2g अपॉन एल। इसमें एक मिनट लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई जी अपॉन एल। स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, क्योंकि कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब डायमेंशन निकाल के बताएं कौन सा करेक्ट है। तो डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, मैं पता चला भाई ये इक्वेशन तो करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट नहीं है। तो डियर उम्मीद है कि आपको दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बात समझ आ गया होगा कि भाई करेक्ट, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है उसका करेक्टनेस कैसे चेक करें, वो इक्वेशन सही है गलत है वो कैसे चेक करें, वो हम चेक कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कर ताकि मैं आगे समझाऊं आपको उसकी थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ एप्लीकेशन। तो चलिए इसको नोट कर फिर लिमिटेशन तक चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेकंड डियर स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स थर्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें जो हम रिलेशन ड्राइव करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, मतलब कोई इक्वेशन मतलब कोई फार्मूला क्या है, मोस्टली हम थर्ड एप्लीकेशन में हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, चलो मैं एडिंग डालता हूँ, हम क्या एडिंग है स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं ड्राइव रिलेशन between physical quantity। ये क्या कह रहे हैं, समझते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन अगर हमें कुछ फार्मूला याद नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स वो फार्मूले हम इस एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको एक इक्वेशन समझाया था स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का, तो ये इक्वेशन आपको याद हो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये इक्वेशन अभी मैंने आपको समझाया था। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम ये जो सेकंड थर्ड एप्लीकेशन है, ये क्या है, थर्ड इसका एप्लीकेशन है, इसकी हेल्प से हम इसको इस इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ f इक्वल m है, ये इक्वेशन कहाँ से आया है, लेकिन ये इक्वेशन भी हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो ये थर्ड एप्लीकेशन है, इसको यूज करके हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके थर्ड इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो चलो बात करें भाई एफ सी, आप याद हो सेंटीमीटर फोर्स का इक्वेशन याद है mv²/r, तो बच्चों ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों बहुत सारे जो फार्मूले हैं वो हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशन को हम यूज करके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज की फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो जो ये यही कह रहा है, लेकिन बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, लेकिन बच्चों हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए भाई जो इक्वेशन को हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अगेन स्टूडेंट्स, अगेन कम ऑन, अगेन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि भाई जो इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं, हमें सिंपली ये पता होना चाहिए भाई वो इक्वेशन किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट जो तीन फार्मूले हैं इनमें से एक दो आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा, फिर आप खुद प्रैक्टिस करें, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे हम इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, मैं वो जो ये इक्वेशन ड्राइव करना चाहूँ, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन। लेकिन मुझे यार अभी मुझे पता है इक्वेशन f इक्वल m है, लेकिन आप सब ऐसे समझे कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं इक्वेशन क्या है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है फोर्स का मास से एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है, इनवर्सली है डायरेक्टली है कैसे है, हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, हम यूज करके डायमेंशन एनालिसिस यूज करके ड्राइव करते हैं। तो कैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, क्या स्टूडेंट्स, जो फोर्स है, तो जो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, जो हमने कहा भाई फोर्स डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, कम ऑन, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास, एक तो मास पे डिपेंड करता है, मास पे, दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। सपोज करते हैं, अच्छा तीसरा लिखोगे लिख सकते हैं आप, तीसरा भी लिख सकते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन आप अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा। मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। हमें ये मालूम है कि भाई फोर्स मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, हमें और कुछ मालूम नहीं भाई वो डायरेक्टली है इनवर्सली है कैसे है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करना है, क्या करना है डियर, आपको भाई फोर्स है ना, वो जो अगर इनवर्सली डायरेक्टली जैसे भी है आपको लिखना डायरेक्टली, आपको भाई फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास,
तो मास हमने लिखा, लेकिन उसके ऊपर कुछ पावर होगा, हम लिखे भाई पावर x पे डिपेंड करता है, मतलब जो किस चीज पे डिपेंड ये पता नहीं है, लेकिन हमने पावर x लिखा है भाई, इस पे डिपेंड करता है। हमने दूसरा बात केस में हमने कहा 4 प्रोपोर्शनल टू a, और जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन में डिपेंड करता है बच्चों, डायरेक्टली करता है इनवर्सली करता है, हमें कुछ भी पता नहीं फिलहाल, इस टाइम तक अभी पता नहीं है, लास्ट में इक्वेशन निकलेगा फिर पता चलेगा हमें, लेकिन फिलहाल हम डायरेक्टली लिखते हैं, जो भी होगा इनवर्सली पर आपको डायरेक्टली लिखना है। क्या लिखना है? जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपको भाई इसकी पावर y पे डिपेंड करता है। हमने भाई सही है बिल्कुल, यहाँ तक आपने सही किया है, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किया भाई फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे, तो हमने ये लिखा। अच्छा अगर मैं इनको मिलाऊं आपस में, आप लोग भाई ये होगा हमारे पास, सपोज करते हैं m पावर x होगा, a पावर y होगा, हम कहें बिल्कुल सही है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करने के लिए आपको एक कांस्टेंट देना है k, क्या देना है? कांस्टेंट k देना है, और m के ऊपर x लिखना है, a के ऊपर y सेम टू सेम लिखना है। तो यहाँ तक अगर आप आगे फिर इसको यहाँ पे छोड़ें, फिर हम यहाँ साइड में बात करते थोड़ा बहुत फिर समझते हैं। लेकिन ये अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ चुके हैं, वो क्या कह रहा था, या करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन पढ़ चुके, क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था कि भाई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए मुझे वही यूज करते हैं, मैं इनको यहाँ इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा ड्राइव करवाऊंगा। इसमें यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई हमारे पास जो फोर्स है वो है इज इक्वल टू m पावर x, ओके बच्चों के आप लिखिए, मैंने ठीक है m पावर x है, और a पावर y है। तो बच्चों के हम पता नहीं उसका डायमेंशन वगैरह कुछ मालूम नहीं, के को छोड़ा है, आप फिलहाल ये लिखना है, इसमें आप के फिलहाल इग्नोर करें, कुछ देर के फिर के को इग्नोर करें। बच्चों मुझे बताओ इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? आप बोलोगे फोर्स का डायमेंशन तो हमें पता है क्या है, बताओ। आप बोलोगे भाई इसका डायमेंशन है L-T-2, हमें बिल्कुल आपने सही बताया। अब आगे बताएं मास का डायमेंशन क्या है? आप बोलोगे भाई ये तो हमें पता है कैपिटल M है, यहाँ पावर x होगा। हम बीच एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? अब आप बोलोगे भाई ये भी हमें मालूम है, वो क्या है? वो है L-T-2। हमने बोला सही है बिल्कुल, ऊपर y भी लिखिए इसके ऊपर, नहीं बच्चों पावर जो है ऊपर लिखेंगे। बच्चों हमने अभी यहाँ तक लिखा है M-L-T-2, यहाँ हमने m की पावर x लिखा, यहाँ l की पावर y लिखा, यहाँ t की पावर -2y लिखा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है हमें? अभी और में कुछ नहीं करना, हमें x का y का x और y का वैल्यू निकालना है। भाई x का वैल्यू क्या होगा, y क्या होगा? देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। बच्चों यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, मतलब दो सेम होंगे, उनके आपस में कंपेयर करेंगे। और जो मुझे बताओ यहाँ m के ऊपर पावर कितना है? आपको 1 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपली 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। जो मैं पूछ रहा आपसे भाई जो y है, यहाँ l के ऊपर y है, y यहाँ l है, यहाँ l के ऊपर कितना है? आप कहोगे भाई यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब y का वैल्यू एक तो 1 आ गया। ओके डियर, क्या आ गया? 1 आ गया। तो मैंने y का वैल्यू 1 रखा। इसमें बात समझ आ रहा है नहीं आपको? ये बताओ शाबाश, क्या बात आपको समझ आ रहा है? तो यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? t के ऊपर आपको -2 आए, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? t के ऊपर आपको -2, तो मैं कह रहा हूँ बताओ लिखे यहाँ पे आपको भाई -2, या आप ऐसे लिखे -2 आए जो कि इक्वल होगा -2 का, क्योंकि बच्चों जो आपस में m है, m की m को इक्वल करें, y को l के ऊपर जो पावर है उसको l से इक्वल करें, और t के ऊपर जो पावर है उसको t की पावर से साथ इक्वल करें, और कुछ नहीं करना। तो आप कहोगे भाई ये 2 से निकल चला गया, माइनस से y आ गया 1। तो भाई क्या हमें x का वैल्यू मिला? x का वैल्यू हमें 1 मिला। क्या हमें y का वैल्यू मिला? y का वैल्यू हमें 1 मिला। तो उसे यहाँ पुट कर आप कहोगे भाई अभी तो हम निकाल चुके इक्वेशन, हम कहेंगे भाई ये हमारा k है, ये m के ऊपर पावर 1 आ गया, a के ऊपर पावर, क्योंकि x का पावर 1 है, आप देखिए वहां पे y की पावर भी 1 है, ये 1 आ गया। तो f का फार्मूला हमारे पास आया है KMA। देखिए मुझे ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, k का वैल्यू 1 है, तो मुझे यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखें? 1 रखें। तो जो 1 रखोगे तो इक्वेशन क्या आएगा? हमारा इक्वेशन जो आने वाला है f = ma। तो मुझे क्या हमने इक्वेशन ड्राइव कर दिया। लेकिन देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। क्या हमने इक्वेशन ड्राइव किया? बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखिए हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम इक्वेशन को ड्राइव किया हमने। तो जो डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके आप कोई भी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, जो मैंने आप यहाँ करके दिखाया है। चलिए बच्चों दूसरा इक्वेशन ड्राइव करते हैं। देखिए मुझे कौन सा ड्राइव करें?
देखिए स्टूडेंट अभी ड्राइव करते हैं टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन। कौन सा? टाइम पीरियड वाला। देखिए मुझे मैं कह रहा हूँ भाई जो टाइम पीरियड है पेट्रोलियम का टाइम पीरियड वो किस चीज पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड मैं कह रहा हूँ वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। किस चीज पे बताओ शाबाश? तीन चीजों पे। मिसाल चले तीन चीजों की बात करते हैं। हालांकि डिपेंड दो चीजों पे करता है लेकिन हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्या लास्ट में वो एक्स्ट्रा फार्मूले में आएगा? बच्चों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ये प्रोसीजर है जिस जिस चीज पे डिपेंड करेगा वही फार्मूले में आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे जो हम गिने भाई एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है लेंथ लिखे। एक डिपेंड करता है टाइम पे, बिल्कुल लिखे हम भाई। हमने कहा एक डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पे। मास ऑफ बॉब, बॉब क्या होता है? जो पेट्रोलियम जो होता है उसके बाल जैसा उसको लगा होता है उसे बॉब कहते हैं। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चलें अभी ड्राइव करते हैं। तो आप कहोगे भाई जो टाइम पीरियड है सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेंथ की पावर x के होगा। दूसरा टाइम पीरियड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होगा? मतलब मास ऑफ बॉब, इसका मतलब m के ऊपर y होगा। तीसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। अगर टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब t की पावर क्या होगा? जैसे बताओ z होगा। तो यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है? सर शाबाश। यहाँ तो कोई डाउट है? आप लोग भाई यहाँ तक तो हमें कुछ डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो चल आगे चलते हैं। देखिए डियर सर अभी क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। सबको मिलाओगे तो टी डायरेक्शन में क्या आएगा? एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, टी की पावर क्या आएगा? जेड आएगा। आप लोग भाई यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देंगे, वो के हमारे पास के इज इक्वल टू एल की पावर एक्स है, एम की पावर वाई है, टी की पावर क्या है? जेड है। हमें बोला भाई यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बात सही किया आपने, यहाँ तक आपने सारी चीजें सही निकाल ली। तो क्या अभी हमें क्या करना है? तो अभी हमें x का, y का, z का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ बात करते हैं, वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई t जो है वो इज इक्वल टू क्या है? l की पावर x है, m की पावर y है और टाइम की पावर z है। ये क्वेश्चन बिल्कुल तो क्या अभी हमने पढ़ चुके हैं भाई। राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में वही डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन को आपस में इक्वल करते हैं। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? आपको टाइम का डायमेंशन, क्योंकि टाइम पीरियड है बच्चों, ठीक है, टाइम पीरियड उसका डायमेंशन कैपिटल टी होगा। तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे टी कैपिटल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल क्या है? लेंथ है तो उसका डायमेंशन एल होगा, ऊपर एक्स होगा। मास क्या है? मास का डायमेंशन आपको पता है कैपिटल एम है, उसके ऊपर पावर वाई होगा। और टी का डायमेंशन क्या है? टाइम है। आप लोग भाई क्या है डायमेंशन? जैसे बताओ शाबाश शाबाश, जैसे बताओ क्या होगा इसका? तो आप कहोगे भाई इसका जो डायमेंशन हमारे पास क्या है? क्या है बताओ शाबाश? आप कहोगे भाई ये टी है। ओके जैसे क्या है? टी है, टी के ऊपर पावर क्या होगा? जेड होगा। ओके सर, हमने कहा भाई ये किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। इन चीजों पे डिपेंड करता है और मैं कुछ पता नहीं था। चलो स्टूडेंट निकालें तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो निकालते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स अभी यहाँ से निकाल सकते हैं हम देखिए इसमें आप लोग भाई ये एल है, एल का पावर एक्स है, एम का पावर वाई है और टाइम का पावर जेड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम तो है नहीं जीरो, एल तो है नहीं जीरो, टी है और इस तरफ क्या है? जैसे बताओ शाबाश आप लोग, इस तरफ एल पावर एक्स है, इस तरफ एम पावर वाई है, इस तरफ हमारे पास टाइम टी पावर जेड है। ये यहाँ तक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्टूडेंट्स। अगर हम देखें यहाँ क्लियर है आपको? बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अगर हम देखें यहाँ पे मास के ऊपर पावर क्या है? वाई है। यहाँ मास के ऊपर पावर क्या है? जीरो है। तो आपको भाई वाई इक्वल टू क्या आ गया? ये तो जीरो आ गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ वाई की जगह जीरो पुट करेंगे क्या इस पे डिपेंड करेगा? बताओ शाबाश कमांड डियर स्टूडेंट्स। आप बोलोगे भाई इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। क्या स्टूडेंट्स? इस पे डिपेंड नहीं करेगा। और किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो वो भी देखते हैं। इसमें देखिए टाइम पे डिपेंड करता है। इसमें टाइम का पावर यहाँ कितना होगा? आपको यहाँ 1 है और क्या डियर बताओ शाबाश 1 है। तो जो आप लोग भाई ये यहाँ पे z है मतलब t है, यहाँ पे t है, इसका मतलब z इज इक्वल क्या आ गया? 1 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है? नहीं एक मिनट में देखो क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलें डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ बात आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटा सा गलती किया है। किसमें? देखिए डियर स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ रहा है। देखिए मुझे यहाँ तक मैं आपको सारा चीज समझा चुका हूँ
कैसे आया यहाँ तक, तो आगे निकालते हैं। देखिए दोस्तों आपको भाई आगे से निकालना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों हमने जो पहले से यहाँ पे टी रखा था तो गलती से, लेकिन जी है बच्चों, यहाँ मैंने जी रखा हूँ। जी का आपको पता डायमेंशन क्या होता है, वो एल टी माइनस 2 होता है। हमने रखा है यहाँ तक, यहाँ पे हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका जो लास्ट इक्वेशन आने वाला है वो ये आएगा। कैसे आएगा तो मैं दोबारा यहाँ पे तो रिपीट करके समझाता हूँ ये कैसे आया है। देखिए दोस्तों आपको भाई यहाँ पे जो है आप कहोगे इसमें क्या कहोगे आप, क्योंकि यहाँ पे एम का 0 है, एल का पावर 0 है, टी की पावर 1 है, तो यहाँ इस तरफ होगा। देखिए बच्चों ये x है, इसके ऊपर एल x है, यहाँ एल की पावर क्या है z है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा जो आपको की पावर ऐड होगी, तो ये होगा हमारे पास ये m के ऊपर पावर y है और t के ऊपर पावर -2z है। देखिए बच्चों अभी क्या करोगे, कंपेयर करोगे l की l से, तो m की m से, t की t से। आपको भाई डायरेक्ट बताएंगे y का वैल्यू 0 है, हमने बिल्कुल सही बताया है आपने। हाँ आपको भाई हम डायरेक्ट बता सकते हैं जो मस्ट के 2z है, हम कहेंगे प्लस 2z इज इक्वल क्या होगा, आपको भाई 1 होगा क्योंकि t की ऊपर 1 है। z इज इक्वल क्या आएगा, आपको भाई -1/2 आएगा। हमने बोला भाई यहाँ तक आपने सही किया है। आपको भाई हमारा जो यहाँ पे x प्लस z है, यहाँ पे क्या है 0 है, आपको भाई x प्लस z इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। हमने कहा भाई यहाँ पे आपने सही किया। आपको भाई x का जो वैल्यू है तो हमें मालूम करना है, z का पता है -1/2 है। अभी निकाल के हम यहाँ पुट करें तो सब जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आया। डियर स्टूडेंट्स क्या आया 1/2 है। यहाँ तक जैसे कोई डाउट है बताओ, शाबाश। अगर यहाँ तो डाउट नहीं है, अभी हमने y का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू निकाला, z का निकाला, पुट करें। आपको भाई पुट करना बहुत आसान है। जहाँ पे l है तो l के ऊपर क्या है बताओ, शाबाश x है, तो x का वैल्यू क्या है 1/2, हमने 1/2 रखा। और जहाँ पे m है, m के ऊपर क्या है y है, y का वैल्यू क्या है 0, हमने क्या किया m के ऊपर 0 रखा है। जहाँ पे g है, g का मतलब z की वैल्यू क्या है -1/2, यहाँ मैंने -1/2 रखा। यहाँ पे m चला गया क्योंकि m की ऊपर पावर 0 है, 0 होता है तो चला जाता है, खत्म। ओके जस्ट आपको भाई अभी क्या करते हैं, अभी आगे तो सॉल्व करें। आपको भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने कैसे आपको ने भाई l के ऊपर पावर 1/2 है, इसका पावर नेगेटिव नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा 1/2। हमने कहा बिल्कुल भाई यहाँ तक भी आपने सही किया। आपको भाई यहाँ तक सही है तो हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको l/g लिखें, ऊपर होल पावर 1/2 लिखें। हमने कहा भाई बिल्कुल सही है। आपने कहा भाई हमें बेमालूम है 1/2 जब आएगा उसका मतलब स्क्वायर रूट, उसका मतलब अंडर रूट, तो बच्चों आपने यही बताया मुझे, तो मैंने वही लिखा है k इज इक्वल टू क्या है √l/g। तो बच्चों आपने कहा भाई k का वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला वो 2π आया है, तो बच्चों आपने कहा भाई इक्वेशन ये हमारे पास टाइम पीरियड 2π √l/g आया है, तो बच्चों हमने इक्वेशन ड्राइव कर दिया। तो बच्चों इस तरह हम इक्वेशन ड्राइव होता है क्या, इस तरह इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास था थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें बच्चों हम बहुत सारे जो फार्मूले हैं वो ड्राइव कर सकते हैं हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 2 फार्मूले ड्राइव करना सिखाए, बाकी तीसरा बच्चों है वो है आपका होमवर्क, वो निकाल के बताएं मुझे, शाबाश कमेंट करके बताएं। बच्चों आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है। उसका वैसे फार्मूला बच्चों आपको मालूम है mv²/r है, लेकिन आपको ड्राइव करके बताना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बताना है कि वाई वो क्या इक्वेशन यही इक्वेशन ड्राइव हो रहा है या उसमें कोई गलती आ रहा है। जो आप सबसे पहले आप कोशिश करें उसको ड्राइव करने की विद हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ सिखाया उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों मैं इसको यहाँ पे अरेंज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ इसको मैं अरेंज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं फोर्थ एप्लीकेशन तरफ। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशन की कौन कौन से लिमिटेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अरेंज करते हैं। इसलिए आपका होमवर्क है, इसको याद रखें और कमेंट करके बताएं कि आपने सही किया या गलत किया, वो मुझे पता चलेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे चलते हैं। जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो सिंपल है, वो क्या है, वो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमें सीजीएस में कोई गिवन हो, हम उसको एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एसआई में गिवन है हम उसको सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डायमेंशन की हेल्प से कन्वर्जन यूनिट का है, सीजीएस को एसआई में, एसआई को सीजीएस में, मतलब कन्वर्जन डायमेंशन की हेल्प से थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। लेकिन इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ाया था इन डिटेल,
तो वहाँ मैंने आपको एक तरीका बताया था भाई, अगर सीजीएस में गिवन उसको एसआई में कैसे करें, एसआई में गिवन उसको सीजीएस में कैसे करें। वहाँ मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा या नहीं। वहाँ n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये फार्मूला था मैंने, इसको यूज करके आप किसी फिजिकल मतलब कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से भी कन्वर्जन होगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है, और क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आपको थोड़ा शॉर्ट टाइम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो बच्चों आप कोशिश करें वो जो तरीका मैंने बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के नाम का एक लेक्चर है, वो जाके देखें, आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करते हैं, एसआई को सीजीएस कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों वहां पे आप देखें बस सिंपली, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मुझे यहाँ जाके हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं लिमिटेशन की और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। लेकिन लेक्चर बहुत थोड़ा लेंदी हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देना है, टॉपिक लेंदी है, तो इसलिए हमें ये सारा लेक्चर मतलब लेंदी करना पड़ रहा है बच्चों। तो यहाँ स्टूडेंट्स चलिए इसको नोट करें। इसमें अभी बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये शार्ट में बताऊंगा आपको, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे ये क्या कह रहा है, मुझे ये कह रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस देखिए बच्चों, उसकी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन की जगह पे उसके बहुत सारे लिमिटेशन भी है। मतलब डायमेंशन को बहुत सारी जगहों पे हम यूज नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते, सबसे पहले कुछ बात सुने। देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि हम इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। मैंने आपको ये इक्वेशन ड्राइव करके बताया डायमेंशन की हेल्प से। मैंने आपको ये इक्वेशन ड्राइव करके बताया डायमेंशन की हेल्प से ये बताया। इस तरह मुझे अगर मैं कहूँ भाई हमारे पास ये इक्वेशन है, ये भी ड्राइव कर सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे इक्वेशन ऐसे हैं जिनको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ड्राइव नहीं कर सकते। वो कौन से इक्वेशन है? देखिए स्टूडेंट, वो इक्वेशन जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन आए। कैसे स्टूडेंट? अगर बात करें स्टूडेंट, ये इक्वेशन है s इक्वल टू रूट टी हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे ये इक्वेशन कभी भी आप ड्राइव नहीं कर सकते विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कि मुझे यहाँ प्लस माइनस, जब प्लस आएगा तो ये इक्वेशन प्लस आए या माइनस आए, ऐसे इक्वेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते। मुझे दूसरी अगर कोई इक्वेशन में साइन का फंक्शन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन का आए, कॉस का आए, या फिर tan का, मतलब कोई भी जिस तरह की फंक्शन आए उसको हमें ड्राइव नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, मतलब कौन सा इक्वेशन? देखिए बच्चों, हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है। अब याद हो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? 2v0 sin थीटा अपॉन g इसमें पढ़ा होगा आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। तो बच्चों ये इक्वेशन जो है, ये भी हम कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि